वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है, तो डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर था मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल वाला। तो उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे होंगे। और इस वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो इसके अंदर क्वेश्चंस की वैरायटी है, वो बहुत ही यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस की वैरायटी रखी गई है। और इस चैप्टर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा या टेंसर क्वांटिटी होगा या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसलिए ये एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इज कॉल्ड। यहाँ पर जो ये फोर्स है और यहाँ पर Q है, ये एक तरीके का चार्ज है और V उस चार्ज की वेलोसिटी है। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी का एंगल क्या है, ये वो बताता है कि किस एंगल के साथ कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर वहां पर कर रहा है। तो उस पर एक फोर्स काम करता है और इसका फोर्स का नाम जो है, इनमें से कौन सा होगा वो हमें देखना है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या लॉरेंज फोर्स होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं कि ये फोर्स जो कहलाता है वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो इसका सी आंसर यहाँ पर होगा। लॉरेंज फोर्स ये है, किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स काम करता है वो एक लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, उसकी यूनिट क्या होती है? क्या टेस्ला होगी, क्या गॉस है, क्या न्यूटन एम्पियर पर मीटर यहाँ पर ये है, क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसकी यूनिट है वो तीनों ही हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला भी कह देते हैं, गॉस भी कह देते हैं और ये भी इसकी होती है। तो इसके जो आंसर है वो डी होगा। कि तो ये ऑल ए, बी, सी आर करेक्ट। तो इसमें ये आंसर इसका होगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो मूविंग चार्ज ऑलवेज हमें पता होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि इन द इक्वेशन F इक्वल टू क्यू वी बी वी कैन से दैट। तो ये फिर से वही इक्वेशन है, लॉरेंट फोर्स की लॉरेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पर v और जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि जो फोर्स की ये जो फोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेट जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके भी परपेंडिकुलर यहाँ पर होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक तरीके से ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। दोनों ही होगा। क्या कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर होगी और जो फोर्स यहाँ पर ये है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी एक तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि a proton enters into magnetic field of 0.5 Tesla with 2 meter per second velocity. The maximum force on proton is। अब इसमें देखा गया है कि एक प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे हम जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है प्रोटॉन पे। तो वो हमें पता है कि कितना चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर चार्ज जो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस यहाँ से एक तरीके से 19 कूलाम, इतना चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव का होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर दी है और उसकी वेलोसिटी भी दी है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो मैक्सिमम फोर्स, तो जो फोर्स का यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, जो लॉरेंस फोर्स ही काम करेगा। और लॉरेंस फोर्स क्या होता है? एक तरीके से क्यू वी बी और फॉर्मूले में होगा यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा। अब ये फोर्स मैक्सिमम वर्ड उसने बोला है, यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड उसने कहा है। तो मैक्सिमम वर्ड्स का ये मतलब होता है कि थीटा कितना होना चाहिए इसकी वैल्यू के लिए। मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि जो कोस साइन 90 होता है उसकी वैल्यू 1 यहाँ पर होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 हम यहाँ पर लेंगे और Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रखेंगे। V
2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर रखेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये है वो 0 टेस्ला दिया हुआ है और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं ए आंसर इसका निकल के आएगा। तो ये पहला आंसर इसका होगा, इतने न्यूटन उस पर फोर्स काम करेगा। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज। तो हम देखते हैं कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एम, एक तरीके से एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला वहां पर रेडियस का निकल के आता है। तो रेडियस यहाँ से हम देखते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी and directly proportional to the velocity and directly proportional to the mass and inversely proportional to the magnetic field। यहाँ पर ये है तो एक तरीके से ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसके सारे ऑप्शन सही है। तो डी आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए इसका जो 8th क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं कि 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर है कि path of the moving charge particle in magnetic field में भी जब कोई चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा सा ऐसे शो कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक तरीके से और जब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो पाथ होगा वो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, जो यहाँ पर ये था एंगल थीटा, थीटा पर डिपेंड करता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की किस एंगल पर इसमें एंटर कर रहा है। तो उससे ये भी हो सकता है इसका पाथ, ये भी संभव है और हेलिकल भी संभव है। हेलिकल मीन्स एक स्प्रिंग की तरह पाथ भी इसके अंदर हो जाता है, इस तरह का पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और एक सर्कुलर पाथ भी इसके अंदर हो सकता है। तो चार्ज पार्टिकल तीनों ही पाथ के इसमें मूव कर सकता है, तो इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि 9 क्वेश्चन में क्या है। फोर्स F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये एक्ट्स ऑन। तो ये जो फोर्स है वो कहाँ पर काम करता है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टिंग वायर पर जो फोर्स काम करता है वो ये होता है, इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो बी आई एल साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा एक सिंगल चार्ज पे ना होके एक कंडक्टिंग वायर, पूरी वायर पर होता है। तो एक तरीके से इसका जो ये फोर्स है वो ये वाला होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी आंसर इसका सही है। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर है पूरा, उस पर ये फोर्स काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ होल इफेक्ट इज टू, ये देखते हैं कि होल इफेक्ट जो हमारा होता है वो किस काम वहां पर आता है। तो होल इफेक्ट देखते हैं कि टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, आइडेंटिफाई पी टाइप एंड एंटी सेमी कंडक्टर। तो हाँ ये भी काम आता है, इसमें भी काम आता है और यहाँ पर ये इसका ये वाला आंसर होगा सही, ए एंड बी बोथ। तो ये दोनों को ही, इसमें भी और इसमें भी, ये यहाँ पर काम आता है। 11th क्वेश्चन में क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमने कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में भी हम वहां पर देख चुके हैं। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट की प्रेजेंस को बताता है, तो हमेशा ये करंट को ही हम उपस्थिति को बताता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। और ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर यूजिंग। अब ये देखना पड़ेगा कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पर एक तरीके से वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, क्या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगाते हैं, क्या शंट इन पैरेलल में लगाते हैं, या स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगाते हैं, या शंट को इन सीरीज में लगाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शंट है उसको पैरेलल में लगाते हैं विद गैल्वेनोमीटर, तो इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए 13 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बायोसेवर्ट लॉ इज यूज टू डिटरमाइन, जो बायोसेवर्ट लॉ है वो किस काम आता है। तो हम देखेंगे कि जो बायोसेवर्ट लॉ है एक तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है किसी भी पॉइंट पर। हम बायोसेवर्ट लॉ को ऐसे समझते हैं कि कोई करंट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट से पी पॉइंट पर कहीं भी हम मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करें, ये आर डिस्टेंस है, तो पी पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट किया जाता है। तो सी आंसर इसका सही होगा। इट इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट वेरीज एज। तो जो बायो-सेवर्ट लॉ है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम देखते हैं कि 1/r² के साथ वहां पर वेरी होता है। तो ये आंसर इसका एकदम से सही होगा बी। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ऐसी ही मैग्नेटोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। और वो इसमें से कौन सी होगी? पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट तो चारों की सही है। तो ये आंसर इसका सही होता है कि 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये इसकी सही वैल्यू यहाँ पर होती है। म्यू नॉट इज कॉल्ड, जैसे एप्सिलॉन नॉट हम देखते थे कि जो एप्सिलॉन नॉट क्या था, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था। तो म्यू नॉट एक तरीके से क्या है, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस यहाँ पर होता है। तो परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका डी आंसर जाएगा कि नन ऑफ द अबाउ। इनमें से कोई भी हमने इसको नाम नहीं दिया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये डी आंसर इसका होगा। और म्यू नॉट क्या कहलाता है? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या लिखा हमने? परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। 17 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय। स्पीड ऑफ लाइट का जो सही एक्सप्रेशन इसके अंदर है वो ये है। यहाँ से हम सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू को सी की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इसकी वैल्यू के बराबर यहाँ पर आता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि विच वन इज ट्रू, इन सभी में से कौन सा सही है? तो ये विच वन इज ट्रू, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। बी आई एल कोस थीटा, नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ तो साइन थीटा होना चाहिए। आर इक्वल टू एम वी कोस थीटा, नहीं यहाँ पर आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा होना चाहिए। और ये है एक तरीके से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये होगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इसका, तो ये सही है यहाँ पर, ये सी आंसर यहाँ पर ये सही है। तो ये इसका आंसर होगा, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर क्या होगा? ये एक यहाँ पर डायग्राम इसमें दिया हुआ है, और इसके अंदर जो हमें सेंटर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, या इसका सही फॉर्मूला एक्चुअल में हमें बताना है। तो जो इसका सही फॉर्मूला होगा वो ए आंसर इसका यहाँ पर ये है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है, तो यहाँ पर 4 पाई नहीं होता है, दरअसल यहाँ पर 2 पाई यहाँ पर निकल के आता है, तो आई अपॉन आर होगा। और अगर 4 पाई यहाँ पर करना है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ये इसका ए आंसर सही है। 20 क्वेश्चन है, इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज। तो यहाँ पर जो पॉइंट ओ दिया हुआ है और कोई एक सर्किल की आर्क हमें दी हुई है, इस आर्क के थ्रू जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। और इस सेंटर से यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरीके का यहाँ पर ये है वो 1 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ओ पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और इसका जो आंसर सही होता है वो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई यहाँ पर होता है, और साथ में और इनटू में आई अपॉन यहाँ पर आर, और इनटू में यहाँ पर एल्फा। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हमारे पास करंट भी है, आर भी है, एल्फा व 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ये पाई/4 रख सकते हैं। तो इनको हल करेंगे तो ये आंसर इसका यहाँ से निकल के आता है। तो ये आंसर इसका होगा। 21 क्वेश्चन में देखते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स एज शोन इन द फिगर। कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं वो बहुत ही पास हैं, और उन दोनों करंट में I1 और I2 करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो क्या आकर्षण का होगा या रिपल्शन का यहाँ पर होगा, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अट्रैक्टिव होगा या यहाँ पर रिपल्सिव होगा। तो देखते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो दे रिपेल टू ईच अदर, तो वे हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बी आंसर इसका हम लिखेंगे। द इक्वेशन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इज कॉल्ड। जो ये इक्वेशन है वो क्या है, किसकी ये इक्वेशन है? क्या गॉस की इक्वेशन है, क्या न्यूटन की इक्वेशन है, क्या फैराडे की इक्वेशन है, क्या एम्पियर की इक्वेशन, एम्पियर लॉ है? तो ये एम्पियर लॉ कहलाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमेशा एम्पियर लॉ की होती है। तो सी आंसर इसका सही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 23 क्वेश्चन, हेलिकल वाइंडिंग ऑफ ए कंडक्टिंग वायर अराउंड ए लॉन्ग सिलेंडर एक्ट्स लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड।
हमारे पास कोई एक तरीके से यहाँ पर सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर यहाँ पर ये लॉन्ग सिलेंडर है ये वाला, और इस पर अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर इस तरह से इस पर हम लपेट दें इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है? ये हमें ध्यान रखना होगा कि सोलेनॉइड इस तरह से बन जाता है। तो ये सोलेनॉइड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, तो इसको सोलेनॉइड कहेंगे। 24 क्वेश्चन में देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज। जो ये सोलेनॉइड होता है इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो देख लेते हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो डी इसका आंसर सही होगा, म्यू नॉट एन आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। चलिए 25 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ एन आयरन कोर म्यू आर इज 800 इज प्लेस्ड इन सोलेनॉइड। अगर कोई भी सोलेनॉइड हमारे पास है, सोलेनॉइड अभी अपने बताया कैसे बनता है, एक कोई भी हम यहाँ पर सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर कॉइल हम लपेट देते हैं, और साथ ही इसके अंदर हमने एक आयरन कोर भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। इससे क्या होता है, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है एक तरीके से। तो वो कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसकी होगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू, वो हम लिखेंगे यहाँ पर एक तरीके से म्यू आर एन आई, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो म्यू नॉट एन आई यहाँ पर ये होता है, म्यू नॉट एन आई यहाँ पर ये होता है। तो म्यू आर तो हमें पता है, और म्यू नॉट भी हम पता लगा सकते हैं। और एक तरीके से जो एन यहाँ पर होता है, स्मॉल एन एक तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसी भी सोलेनॉइड पे, पर यूनिट लेंथ वहां पर ये होते हैं। और आई इसके अंदर यहाँ पर करंट फ्लो यहाँ पर होती है। तो इसके अंदर जो हमें देखना था वो ये है कि हमें एक तो इसमें टर्न्स पता होने चाहिए, जो एक तरीके से। तो यहाँ पर जो ये इसकी लेंथ यहाँ पर हमें ऐड करना है, जो एल यहाँ पर दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू यहाँ पर होगा एक तरीके से 1.5 मीटर। तो ये इसके अंदर ये पे था, एल भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। और साथ ही इसमें देखेंगे जो करंट होगी, करंट आई, तो करंट आई जो इसमें होगी वो 10 एम्पियर करंट इसके अंदर ये है। तो ये भी इसमें रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये वाली चीज़ इसमें मिसिंग थी, और एल हमें पता चल गया। और नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें हमें पता होना चाहिए कि एन, कैपिटल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसमें 1000 एक तरीके से दिया हुआ है। 1000, ये 1000 इसमें टर्न्स यहाँ पर होंगे। और जो स्मॉल एन निकल के आता है, स्मॉल एन एक तरीके से है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये एक तरीके से एन अपॉन एल यहाँ से हम निकालते हैं। तो स्मॉल एन जब आ जाएगा, म्यू आर हमें दिया हुआ है, म्यू नोट हम जानते हैं, और एन की वैल्यू हम एन अपॉन एल से निकाल सकते हैं, आई दिया तो तब भी निकालेंगे। तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो ये इसका आंसर आएगा। इसमें जो कुछ चीजें मिसिंग थी तो जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होगी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो वेबर होती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। 27 क्वेश्चन है, ए मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस। जो मूविंग मैग्नेट होती है, जो अगर हमारे पास ये मैग्नेट है और अगर इसको हम मूव कराएं और एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप के पास अगर यहाँ पर कराएं, तो देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स से इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट हो जाती है, जो लेंज लॉ भी वहां पर कहलाता है एक तरीके से, और फैराडे लॉ भी हम इसको बोलते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि ये एक करंट प्रोड्यूस वहां पर कर देता है किसी भी दूसरी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर। तो ये है मूविंग मैग्नेट, करंट प्रोड्यूस कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि द इक्वेशन E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी वॉज गिवन बाई। ये किसके द्वारा ये इक्वेशन दी गई थी? तो ये यहाँ पर जो E है वो एक तरीके से यहाँ पर ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर कहलाता है। इंड्यूस ईएमएफ भी इसको हम बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना कह के हम इसको कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो एक तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्रिएट होता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर होते हैं, और डी फाई अपॉन डी टी दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल। तो वहां पर ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये जो दिया गया था ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो ये इसका आंसर होगा।
29 क्वेश्चन में क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड टाइम इज गिवन बाय। एक ये मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ में रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है और वेबर इसकी यूनिट भी दी है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर होता है एट टाइम टी इक्वल टू सेकंड विल बी। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि जो कॉइल यहाँ एक कॉइल यहाँ पर n इक्वल टू 1 लेंगे, तो वही जो अभी ऊपर हमने इंड्यूस ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर देंगे। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 10 इंटू 20t प्लस 5 आ जाएगा और t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे। तो देखते हैं कि इसका, और यहाँ पर ये माइनस भी आएगा, तो जो प्लस वाले इसमें दिए हुए तो होंगे नहीं, तो ये आंसर इसका निकल के आता है -45 वोल्ट। तो इतना इंड्यूस ईएमएफ वहां पर होगा। 30 क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रॉन्ग रिलेशन। तो इनमें से कौन सा गलत रिलेशन यहाँ पर ये है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी एंड जाइम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये यहाँ पर एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर म्यू नॉट एन आई नहीं होता है बल्कि एन आई ही होता है केवल। तो ये एक तरीके से गलत यहाँ पर ही है, तो आंसर इसका डी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट। जो एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो किस काम आता है, दैट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ए आंसर इसका यहाँ पर यहाँ सही होगा। तो यहाँ पर ये ए आंसर इसका सही है। 32 क्वेश्चन में डीसी जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। ये किस प्रिंसिपल यहाँ पर बेस्ड है, लेंज लॉ पर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर है। तो 20 का आंसर सही है, दिस इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। लेंज लॉ कन्फर्म्स, जो लेंज लॉ होता है वो क्या कन्फर्म यहाँ पर करता है, क्या चार्ज चार्ज कंजर्वेशन को बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, मोमेंटम कंजर्वेशन को बताता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो 34 क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे या कोई भी नहीं। तो देखते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वहां पर होते हैं, इन्हें टेम्परेचर पर इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो Fe आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, आर द एग्जांपल ऑफ। तो ये किस मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं, क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल के हैं, क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के हैं, क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हैं। तो हम देखेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के यहाँ पर ये हैं, तो एक तरीके से सी आंसर यहाँ पर होगा। तो ये वाला आंसर इसमें सही है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हुआ। तो इस तरह से ये 35 क्वेश्चंस हमने मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर हमारा है उससे हमने डिस्कस किए और काफी वैरायटी इसके अंदर हमने कवर ये की है। और आई होप सब लोगों को इसमें काफी चीजें क्लियर हुई होंगी और जो आपके एग्जाम अब आएंगे उनमें आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज इतने रखते हैं, अगली वीडियो के अंदर कुछ नए चैप्टर से कुछ और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।